तो अभी तक औरंगजेब में हमने जो पढ़ा, ये पढ़ा कि औरंगजेब ने कैसे अपनी डेक्कन पॉलिसी को आगे बढ़ाया। ठीक। और डेक्कन पॉलिसी में भी मेन क्या था, मराठों के साथ। और मराठों में उसके सबसे जो मेन उसके अपोजिट में थे वो थे उस वक्त शिवाजी। ठीक। और शिवाजी के साथ कैसे औरंगजेब पेश आया, कैसे चोरी से या यूं कहिए कि धोखे देकर उनको जेल में बंद किया, फिर वो निकल कर भागे। तो शिवाजी की जो पूरी कहानी है वो मैंने आपको बताया कहाँ पढ़ेंगे, मराठाज में पढ़ेंगे, द राइज ऑफ मराठा, कि मराठा पावर कैसे महाराष्ट्र के एरिया में डेवलप हुई, वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ हमने जो देखा होगा वो ये देखा होगा कि कैसे औरंगजेब ने पहले शाइस्ता खां को भेजा, यही ना, शाइस्ता खां को भेजा, और ये शाइस्ता क्या हुआ, फेल हो गया, शिवाजी को नहीं ये कैप्चर कर पाया। उसके बाद कौन आए, राजा जयसिंह और मुअज्जम को भेजा गया। राजा जयसिंह ने किसी तरह शिवाजी के साथ समझौता करवाया और क्या किया, ट्रीटी ऑफ पुरंदर क्या साइन हुई, शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई। ठीक है, ये हुई थी 1665 में, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। यहाँ कौन आएंगे, राजा जय सिंह एंड मराठा पावर शिवाजी, ये रहेंगे। और शाइस्ता खां तो क्या था, फेल हो गया था शिवाजी यानी मराठा पावर को कंटेन करने में। और इसके बाद हमने देखा कि शिवाजी की 1680 में डेथ हो जाती है। फिर कैसे आगे कहानी बढ़ती है, मराठा साम्राज्य में क्या होता है, फिर कैसे पेशवा का रूल आता है, फिर बाजीराव पेशवा वगैरह कहाँ से आते हैं, वो सब कहानी हम लोग कहाँ देखेंगे, राइज ऑफ मराठा में। क्यों, क्योंकि तब शिवाजी के बाद यानी लगभग लगभग 1689 के बाद देखा जाए तो औरंगजेब दक्कन में ही था, लेकिन वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया, और बाद में कहानी बिल्कुल बदल सी जाती है। तो कहानी कैसे बदलती है, कैसे पेशवा का उदय होता है, कौन सॉरी पहले पेशवा होते हैं और कैसे वो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, वो सारा हम लोग कब देखेंगे, राइज ऑफ मराठा में देखेंगे। यहाँ पर जो हमने देखा वो देखा मुगल साम्राज्य और डेक्कन, जिसमें हम लोग का मेन फोकस था औरंगजेब और डेक्कन यानी शिवाजी के बीच में, या शिवाजी के बाद मुगल साम्राज्य और मराठास के बीच में क्या कनेक्शन हुआ, कैसे कहानी आगे बढ़ी, उन चीज़ों को हमने देखा। ठीक, यहाँ तक कहानी हम लोगों ने अच्छे से देखा, समझ गए। अब इसके बाद जो मेन पॉइंट आपको पूछा जाएगा, अभी तक जो आपने पढ़ा, ये शाइस्ता खां की कहानी, जयसिंह, राजा जयसिंह और शिवाजी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्री ओरिएंटेड हैं। यहाँ तक चीज़ें क्या हैं, प्री ओरिएंटेड हैं। यहाँ से चीज़ें आपको प्री में पूछी जाएंगी। मेंस में जो आपको पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि औरंगजेब की इस डेक्कन पॉलिसी का रिजल्ट क्या निकला। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी हाफ सक्सेस हाफ फेल थी, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी तरह से मराठा रेजिस्टेंस को क्रश करने में सक्सेस नहीं हो पाया। पूरी तरह से मराठा रेजिस्टेंस को सक्सेस करने में औरंगजेब क्या हो गया, फेल हो गया। तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस तो आएगा। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, जब आप उस कॉन्सिक्वेंसेस को पढ़ोगे और लिखोगे तो आपका क्या तैयार होगा, मेंस के आंसर तैयार होंगे। क्योंकि मेंस में आपसे डेट वगैरह तो नहीं पूछे जाते, आपसे क्या पूछा जाता है, रिजल्ट पूछा जाता है, या जो रिजल्ट कैसे आया, यानी यूँ कहिए कि पूरा एक्सपेरिमेंट आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना, तो वो रिजल्ट कैसे आया और उसके क्या परिणाम निकल कर आए आगे फ्यूचर में, आप उसको क्या देखते हो, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे अपने शब्दों में, वो चीज़ें आपसे मेंस में पूछी जाती हैं। तो यहाँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डेक्कन पॉलिसी ऑफ
औरंगजेब। तो औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी से कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल के आए? अच्छा खैर, जो चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी वहाँ से आपको वन वर्ड या ट्रू फॉल्स जैसी चीज़ों का पता चल जाएगा, लेकिन जब असर्शन रीजन के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर भी आपको असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन आपको इसी कॉन्सिक्वेंसेज में से ही पूछे जाएंगे मैक्सिमम। ये भी आपको समझना होगा, क्योंकि असर्शन रीजन थोड़ा सा थिंकिंग वाले क्वेश्चन हो जाते हैं और थिंकिंग वाले क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहला समझते हैं एक एक पॉइंट को कि औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी के रिजल्ट क्या निकला, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले, उसका मराठों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उसका मुगल सल्तनत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, और उसका भारत में आने वाले फ्यूचर साम्राज्य या लेटर मुगल्स के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंस है। क्योंकि देखिए, मानो चाहे ना मानो, मुगल से हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, ठीक है, हम उनको इग्नोर करके नहीं चल सकते, और उनकी पॉलिसीज़ की वजह से ही कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नया अच्छा या बुरा हुआ है। मुगल्स की देन है कि ताजमहल भी है और लाल किला भी है, और मुगल्स की ही देन है कि कई मंदिर टूटे हैं, और मुगल्स की देन है कि इंडिया का यूनिफिकेशन हुआ, और मुगल्स की ही देन है कि फिर छोटे छोटे साम्राज्य भी बने मुगल्स के टूटने पर। और मुगल्स वीक हुए तभी क्या हुआ, ब्रिटिशर्स यानी कि यूरोपियंस का भारत में इतना ज़्यादा प्रभाव बढ़ा। अगर मुगल्स वीक नहीं हुए होते तो शायद यूरोपियंस का प्रभाव इंडिया में इतना नहीं पड़ा होता, या यूं कहे कि अगर मुगल्स अगर क्या हो गए होते, साइंटिफिक वे में आगे बढ़ गए होते, जब बाकी जगहों पर साइंस की बातें हो रही थीं, उस वक्त अगर मुगल्स आगे उस साइंस को अपनाकर आगे बढ़े होते तो भी शायद इतिहास कुछ अलग होता। लेकिन हमारे यहाँ के राजा और हमारे यहाँ की थिंकिंग अभी उस लेवल पे नहीं पहुँची थी, ठीक है ना। तो कुछ भी होगा तो उसका असर तो, अगर बैकग्राउंड में कुछ हुआ है तो उसका असर तो फ्रंट में कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। तो लिखिएगा इसका कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब में क्या हुआ, लिखिए। द डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब had far reaching consequences, लंबा दूरगामी प्रभाव निकला। कैसे, तो लिखिए, anyhow the annexation of बीजापुर and गोलकोंडा, बीजापुर and गोलकोंडा destroyed the check on Marathas, and it was difficult for Aurangzeb to deal with Marathas from Delhi, so he had to spend the rest of his life in the Deccan to subdue the मराठाज। तो थोड़ा इस पॉइंट को समझिएगा, लंबा पॉइंट हो गया, लेकिन एक एक को इसको पार्ट वाइज समझिए। सबड्यू द
रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द डेक्कन टू सबड्यू द मराठाज। ठीक है, तो इस पॉइंट को थोड़ा समझिए। अब बीजापुर और गोलकोंडा की जो पोजीशनिंग है वो क्या कर रहे थे, वो मराठा और मुगल्स के बीच में क्या बना रहे थे, एक बफर जोन बना रहे थे। क्या बना रहे थे, एक बफर जोन बना रहे थे। यानी कि मराठा जो थे वो मुगल्स के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ रहे थे। कब आए, जब बीजापुर और गोलकोंडा मुगलों के कंट्रोल में आ गया। अब बीजापुर और गोलकोंडा मुगलों के कंट्रोल में आने की वजह से मराठा और मुगल्स के बीच का डायरेक्ट कंट्रोल आ गया। अब जैसे आप देखो तो आपको दिखेगा ये सतारा, पुणे, ये वाला एरिया किसका है, मराठों का है। ठीक है, ये वाला एरिया मराठों का है। इधर आया आपका गोलकोंडा, इधर आया बीजापुर, और यहाँ ये सब क्या था, ये गुजरात वगैरह ये सब क्या था, ये सब मुगलों के अंडर में था। ठीक है, तो मराठा कहीं ना कहीं मुगल और मराठों के बीच में गोलकोंडा और बीजापुर जो था वो एक बफर जोन था, और मराठे गोलकोंडा और बीजापुर से ज़्यादा दुश्मनी मोल नहीं रहे थे, क्योंकि गोलकोंडा और बीजापुर और मराठों के बीच में एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है ना। लेकिन जब मुगल्स के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा तभी तो वो सूरत पर अटैक करने लगे और बाकी जगहों पर अटैक करने लगे, क्योंकि अब मराठे और मुगल्स डायरेक्ट क्या हो गए, आमने सामने हो गए। जैसे अगर आप देखो इस तरह से इंडिया को अगर आप देखो तो ये वाला रीजन क्या था, मराठों का था। इधर आपको गोलकोंडा और बीजापुर वगैरह, बीजापुर गोलकोंडा वगैरह आपको इधर मिल जाता, और ये जो टेरिटरी है ब्लैक कलर वाली, ये सब आपको क्या मिल रही थी, मतलब इधर ये पूरा एरिया इस तरह से आप समझ लो, और इसको ग्रीन से बना देता हूँ। ये वाली आपको एरिया क्या था, ये सब मुगल्स थे। ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल में। और बीजापुर गोलकोंडा डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था, लेकिन था तो मुगलों के ही ट्रिब्यूट वगैरह दे रहा था। लेकिन अब जब ये पूरा एरिया आप कंट्रोल कर लोगे तो अब ये पूरा अगर मुगल हो गया, अब ये पूरा अगर आप मुगल कर दोगे, इस तरह से आपने इसको डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लिया, तो अब तो मराठा आपके साथ डायरेक्ट क्या हो गए, कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। तो अब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गई मराठा और मुगल्स के बीच में। अब जब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट मराठा और मुगल के बीच में हो गई तो फिर हमने देखा कि मुगल्स को ही क्या करने लगे, मराठा मुगल्स के ही सारे किले, एरिया, सूरत वगैरह को लूटा और वहाँ पर क्या किया, अपने आप को रिच किया, अपने किले बनाए, अपना साम्राज्य स्थापित किया। क्योंकि पहले तो कोई साम्राज्य था नहीं इस तरह का, तो नया साम्राज्य बनाने के लिए क्या चाहिए, पैसा, फोर्ट, सब कुछ चाहिए, और शिवाजी ने वो सब जीता, वो सब किया। तो इसकी वजह से जब